नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां लखनऊ में 11 साल बाद होगा यूपी सचिवालय संघ का चुनाव। ऑडिटर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत 19 पदों पर चुनाव होंगे और 12 जुलाई को तिलक हॉल में 9 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक चुनाव के लिए मतदान होगा। तो वहीं जो मताधिकार का प्रयोग, वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। विशेष सचिव ब्रजभूषण दुबे होंगे चुनाव के अधिकारी। तो 13 तारीख को सदस्य कार्यकारिणी के परिणाम भी आएंगे। 14 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऑडिटर के घोषित होंगे परिणाम। तो विशेष सचिव ब्रज इस चुनाव को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे और 13 तारीख को सदस्य कार्यकारिणी के परिणाम आएंगे, जबकि 14 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऑडिटर के घोषित किए जाएंगे परिणाम। और 11 साल बाद यूपी सचिवालय संघ का चुनाव हो रहा है। तो 11 साल के बाद सभी सचिवालय के कर्मियों का इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि 12 तारीख यानी कि कल के दिन सचिवालय संघ का चुनाव होगा। रुक करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, 11 साल बाद सचिवालय संघ का चुनाव हो रहा है। इस दौरान कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो भी मजबूती के साथ। तो देखिए विवेक का हम दोबारा रुख करेंगे, संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बड़ी और अहम खबर लगातार आप तक पहुंचा दी। ऑडिटर, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष समेत सभी पदों पर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं या जो सचिवालय के सभी हैं लोग हैं, वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। तो 11 साल बाद यूपी सचिवालय संघ का चुनाव होने जा रहा है और 12 जुलाई की तारीख यानी कि कल के दिन सचिवालय संघ का चुनाव होगा। एक बार फिर से विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, 11 साल के लंबे इंतजार के बाद सचिवालय संघ का अब कल यानी कि 12 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। इस दौरान चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद की दावेदारी कौन पेश कर रहा है? देखिए मुस्कान, ये काफी लंबे इंतजार के बाद 11 साल बाद यूपी सचिवालय में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ऑडिटर पद के चुनाव होने वाले हैं। एक लंबा इंतजार था, काफी लोगों की निगाहें लगी थी कि कब चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी और अपनी अपनी दावेदारी लोग पेश करेंगे। अगर बात की जाए तो काफी कई कारणों से ये लगातार स्थगित होते गए थे और पिछले 3 साल कोरोना महामारी की वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे। बात करें तो सीमा गुप्ता जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर रही हैं, उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। 27 जून से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जो 14 अप्रैल तक चलेगी। कल 12 जुलाई को तकरीबन 9 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोग वोटिंग करने लगेंगे, शाम 5 बजे तक लोग वोट करेंगे। 3000 से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपने मताधिकारों का प्रयोग करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ऑडिटर के पद के लिए जो चुनावी प्रक्रिया है उसके आधार पे दावेदारों का चयन किया जाएगा। विजेता को 14 जुलाई के दिन घोषित किया जाएगा, परिणाम घोषित किया जाएगा कि आखिर कौन 11 साल के इंतजार के बाद जब चुनाव हुए हैं तो कौन उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ऑडिटर पूरा चुनावी प्रक्रिया से चुन के आया हुआ है। देखिए विवेक, अगर हम आम चुनाव की बात करें तो उसके अमूमन मुद्दे होते हैं विकास कार्य कराना, सड़कों का निर्माण कराना। ऐसे में जब सचिवालय संघ के चुनाव हो रहे हैं तो सचिवालय के अंदर के वो बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं? देखिए अगर बात की जाए तो सचिवालय का चुनाव या तो विधानसभा या विधान परिषद की सहमति के बाद होता है। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं सचिवालय में जिनके लिए सचिवालय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऑडिटर ये काम देखते हैं। उन मुद्दों को देखना, उन मुद्दों की बारीकियों को परखना, ये मुद्दे आम जनता से थोड़े हटकर होते हैं। विधायी के कुछ मुद्दे होते हैं और सचिवालय के अंदर के तमाम ऐसे मुद्दे जो अगर बाजी ऑडिटर की बात की तो कागजी कार्रवाई को देखते हैं। इस तरह के कई मुद्दे होते हैं जो सचिवालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऑडिटर के सामने पेश किए जाते हैं। उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा पाए। 11 साल बाद फिर से चुनाव होना है यूपी सचिवालय में और निश्चित तौर पर जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके अंदर एक अलग सी उम्मीद लगी है कि 11 साल लंबे अंतराल के बाद जो चुनाव हो रहा है उसमें जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, एक मजबूत दावेदारी पेश करें और जिन जिन पदों पर चुनाव होना है उसमें वो जीत के भी आए।
ठीक है, देखिए विवेक, चुनाव होने हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो सभी प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं वो अपना प्रचार प्रसार हर एक विभागों में जाकर करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान सचिवालय के अंदर जो कितने कर्मचारी हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे कल के दिन? देखिए, अगर बात की जाए तो 3000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से मताधिकार का प्रयोग करके इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। ये सभी मतदाता वोट करेंगे सचिवालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ऑडिटर के लिए। इनके वोटों के बाद जो वोटों की गिनती होगी उसके आधार पर विजेता का फैसला किया जाएगा और यूपी सचिवालय में एक नया अध्यक्ष, नया उपाध्यक्ष, नया ऑडिटर, जिन पदों पर भी चुनावी प्रक्रिया होनी है, नए लोग दिखेंगे और नए तरीके से अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नए प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। देखिए वे, कभी आपने जिक्र किया कि कोरोना की वजह से जो चुनाव है वो नहीं हो पाए, लेकिन 11 साल एक लंबे समय होता है। कोरोना तो तकरीबन 2-3 साल चला। आखिर मुख्य वजह क्या रही जो इतने सालों तक चुनाव नहीं हो पाए? जी बिल्कुल, कई कारण ऐसे रहे। कभी किसी कारण की वजह से चुनाव स्थगित हुआ, कोरोना का भी रीजन दिया गया। ऐसे में ये विधानसभा की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस चुनाव को संपन्न कराना है। विधानसभा की सहमति के बाद भी ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है और जिन कई मुद्दों पे विधानसभा की सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद से चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। उसके बाद अगर बात करें तो लास्ट के 3 साल की बात करें तो कोरोना महामारी की वजह से तमाम प्रक्रियाएं ठप्प पड़ी हुई थी, जिसके बाद से ये चुनाव नहीं हो पाया था। 11 साल बाद ये चुनाव शुरू हुआ है और जिस तरीके से सभी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, दावेदारों में उत्साह भी दिख रहा है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है और सभी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 11 साल बाद सबका इंतजार खत्म हो रहा है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका भी और जो अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनका भी। तो देखिए जैसे कि 12 जुलाई यानी कि कल चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है सचिवालय के अंदर? देखिए, अगर बात की जाए तो चुनावी प्रक्रिया के लिए जो तैयारियां होती हैं वो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर बात करें तो 27 जून से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 27 जून से 14 जुलाई तक चुनावी प्रक्रिया जारी है। बात करें तो सुबह 9 बजे की बात करें तो कल से ये वोटिंग शुरू हो जाएगी और 3062 से ज्यादा, तकरीबन 3000 से ज्यादा जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, बारी बारी जाके वोट करेंगे। जो भी दावेदार को वो वोट करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से वोट करेंगे। उसके बाद चुनाव के परिणाम आएंगे। यानी एक चुनाव के लिए जितने भी तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा की जाती हैं वो सारी तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा बढ़िया तरीके से की गई है, ताकि 11 साल के अंतराल के बाद जो चुनाव हो रहा है किसी प्रकार की अव्यवस्था इस चुनाव प्रक्रिया के द्वारा न होने पाए। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 11 साल बाद यूपी सचिवालय संघ का चुनाव 12 जुलाई को होने जा रहा है, यानी कल का वो दिन है जब सचिवालय के सभी कर्मचारियों का इंतजार खत्म होगा और वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद में आज पौधारोपण अभियान पर भी चर्चा की जाएगी और 22 जुलाई तक ये अभियान चलेगा और 22 जुलाई से वृहद पौधारोपण अभियान चलेगा। 30 करोड़ पौधे लगाएगी यूपी की योगी सरकार। 35 करोड़ पौधा लगाने के लक्ष्य को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है, जबकि 15 अगस्त पर लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे। वन विभाग में शुरू की गई है बड़े स्तर की तैयारियां। तो 30 करोड़ पौधे लगाएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो भी सिर्फ यूपी में, और 35 करोड़ पौधा लगाने के लक्ष्य को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। तो लक्ष्य तो 35 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया है, लेकिन फिलहाल जो तैयारियां की जा रही है वो 30 करोड़ पौधे लगाने की जा रही है, जिसके लिए वन विभाग ने बड़े स्तर पर अपना अभियान भी शुरू कर दिया है, तैयारी भी शुरू कर दी है। तो वन विभाग में बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। और मंत्रिपरिषद में आज पौधारोपण अभियान पर चर्चा भी होगी। रुक करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण कार्यक्रम को मंजूरी तो दे दी है, कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? मुस्कान, अगर बात की जाए तो प्रदेश के जलवायु प्रदूषण में सुधार को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार
कार्यरत है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने की स्वीकृति कहीं ना कहीं दे दी गई है। आज बैठक कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें पौधे लगाने को लेकर वन विभाग के मंत्री अरुण सक्सेना से कहीं ना कहीं चर्चा भी की गई है। इसी क्रम में आपको बता दें कि 35 करोड़ पौधों में से 30 करोड़ पौधे कहीं ना कहीं वन विभाग और अन्य विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश भर में लगाते हुए नजर आएंगे। इसमें अगर बात की जाए तो 200 से अधिक प्रजाति के पौधे की लगाने की तैयारी है। अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से जो फलदार और छायादार पौधे होते हैं, ऐसे पौधों को कहीं ना कहीं तवज्जो दिया जाएगा। अगर बात की जाए तो प्रदेश के तमाम जिलों में कहीं ना कहीं वन विभाग की जमीन है या सरकारी जमीन है, ऐसे जमीनों पर कहीं ना कहीं पौधा लगाया जाएगा। और आमतौर पर जो नदियां हैं, जो नाले हैं, जो नहर है, उसके किनारे भी पौधे लगाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें से अगर बात की जाए मुस्कान, तो 5 करोड़ पौधे कहीं ना कहीं आने वाले 15 अगस्त के दिन लगाए जाएंगे। अगर बात करें तो पूर्व में भी सरकार की तरफ से एक रिकॉर्ड बनाते हुए 35 करोड़ पौधे लगाए गए थे। लगभग 6 से 7 रुपए का औसत एक पौधे को लगाने में लगा था और उसमें लगभग 20 रुपए से अधिक उस पौधे की जियो टैगिंग में खर्च आई थी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पूर्व में सरकार की तरफ से 35 करोड़ पौधे लगाए गए थे, उनका क्या हश्र है, उनकी क्या स्थिति है, और जो 35 करोड़ पौधे लगाए जाने वाले हैं ये किस तरह से लगाए जाते हैं। और प्रदेश के अंदर में जो जलवायु प्रदूषण को लेकर लगातार दावे वादे किए जा रहे हैं कि प्रदेश के अंदर में पौधे लगाकर कहीं ना कहीं जलवायु प्रदूषण में सुधार ले आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए विभांशु भी आपने जिक्र किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 35 करोड़ पौधे पहले ही लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब उसको भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा बना रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भाजपा सरकार में पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन पेड़ों की कटाई उससे ज्यादा तेजी से हो रही है। जी बिल्कुल, इसको लेकर वन विभाग की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है कि अगर कहीं डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ की कटाई हो रही है तो एफॉरेस्टेशन यानी कि नए पेड़ों को लगाने की जो स्वीकृति है वन विभाग की तरफ से वो ले। और इसको लेकर वन विभाग स्कीम के तहत कहीं ना कहीं पौधों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में आम जनमानस को दे रहा है। अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर में 35 करोड़ पौधे पूर्व में लगाए गए हैं, जिसमें वह अगर देखें तो बरगद हो, पीपल हो, जामुन हो या आम हो या ऐसे तमाम जो फल और साथ ही साथ छायादार पौधे हैं उसको लगाया गया है। और आने वाले समय में ये पौधे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदूषण में बेहतर सुधार ले आएंगे। ठीक है, देखिए विभांशु, 35 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है, तो उसमें हर एक जनपद में कितने पौधे लगाए जाएंगे? जी अगर बात की जाए तो जनपद में क्षेत्रफल के हिसाब से वहां के वन विभाग की टीम और साथ ही साथ अन्य विभागों को भी निर्देश दिया गया है कि आप वन विभाग के साथ कहीं ना कहीं समन्वय बनाकर प्रदेश के अंदर में जो मुख्यमंत्री के द्वारा लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करें। अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिला कहीं ना कहीं बस्ती है, तो बस्ती के अंदर में स्वाभाविक सी बात है कि पौधे ज्यादा लगाए जाएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो अमेठी क्षेत्रफल के हिसाब से कहीं ना कहीं छोटा जिला है, तो वहां कहीं ना कहीं पौधे की संख्या बस्ती के कंपेयर में कम होगी। तो प्रदेश के 75 जिलों में मुस्कान कहीं ना कहीं 35 करोड़ पौधे 15 अगस्त तक लगा दिए जाएंगे। अगर बात की जाए तो अभी कहीं ना कहीं बरसात का मौसम चल रहा है और पौधे लगाने के लिए सबसे उचित समय ये होता है। जी देखिए विभांशु, नए पौधे तो लगा दिए जाएंगे, लेकिन पुराने जो पौधे लगाए गए हैं उनकी स्थिति क्या है? क्या उनकी देखभाल सही तरीके से हो पा रही है जैसे की जानी चाहिए थी, या तो फिर पौधे लगाकर बस खाना पूर्ति वाला काम किया गया है? जी बिल्कुल, इसको लेकर तमाम विपक्षी दल सवाल उठा चुके हैं और उत्तर प्रदेश के वन एवं जलवायु प्रदूषण मंत्री अरुण सक्सेना लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने पौधे पूर्व में लगाए गए आजादी के अमृत महोत्सव पर कहीं ना कहीं उसी दिन 10 करोड़ पौधे लगाए गए और पूर्व में एक ही दिन कहीं ना कहीं 25 करोड़ पौधे लगाए गए। ये कीर्तिमान
कहीं ना कहीं बताया गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बृहद तरीके से कहीं ना कहीं प्रदेश में पौधारोपण का अभियान चला हो। अगर बात करें उन 35 करोड़ पौधे का, माफ करिएगा 35 करोड़ पौधे का, तो निश्चित तौर से अभी 1 साल हुआ है और आने वाले समय में ये जो सरकार की मुहिम है और सरकार की योजना है वो कहीं ना कहीं सबके सामने होगी। जी देखिए विभांशु, पौधारोपण कार्यक्रम तो सरकार और वन विभाग की पहल से चला ही जा रहा है, तो उसमें जो आम जनमानस है वो अपनी सहभागिता किस तरीके से दर्ज कराएगा? जी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से हर घर नल अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें साफ तौर से वन विभाग के साथ कहीं ना कहीं समन्वय बनाकर जिन्हें भी एक नल दिया जा रहा है उनको 2 पौधे दिए जा रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही तमाम जो अलग अलग विभाग हैं प्रदेश के अंदर में, वो अपने योजनाओं के साथ कहीं ना कहीं वन विभाग की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि 35 करोड़ पौधे प्रदेश में लगाए जाए, ठीक ऐसे ही कहीं ना कहीं सभी विभाग मिलकर और 15 अगस्त तक पौधे लगाएंगे। जी ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है और तकरीबन 35 करोड़ पौधों को लगाए जाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जिस पर आज कैबिनेट बैठक पर चर्चा भी होनी लगभग तय माना जा रहा है। तो वही काशी के ज्ञानवापी मामले और उपासना स्थल विधेयक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, जहां चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ आज के लिए तय कॉज लिस्ट यानी कार्यसूची के मुताबिक सुनवाई करेगी, जिसमें 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। वही हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जो याचिकाएं हैं वो दाखिल कर दी है, जवाब भी दाखिल कर दिया है। इसमें हिंदू पक्ष ने साफ तौर पर अपनी जो बातें हैं उसमें कहा है कि शिवलिंग को फव्वारा कहकर इस पूरे मुद्दे से भटकने का प्रयास किया जा रहा है और शिवलिंग को अपमानित भी किया जा रहा है, जबकि शिवलिंग न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं के लिए आस्था और पूजा का विषय है, इसलिए उन्हें देवता की पूजा करने का मौलिक अधिकार है। तो देखिए, हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है और आज ज्ञानवापी मस्जिद विवाद केस में अहम सुनवाई होनी है, जिसमें जवाब में हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है कि शिवलिंग को फव्वारा बताना शिवलिंग को अपमानित करने के बराबर है, क्योंकि शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष की आस्था काफी जुड़ी हुई है। तो देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में अब आज सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल किया है और इस तस्वीर में जिस शिवलिंग की बात कर रहा है हिंदू पक्ष, उसको असल में मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है। तो उसी फव्वारे को लेकर हिंदू पक्ष ने कहा है कि शिवलिंग को फव्वारा कहना बेहद ही गलत है, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। देश दुनिया में हिंदुओं की आस्था को अपमानित किए जाना बेहद गलत है। रुक करते हैं विभांशु का इस खबर पर, जो तमाम अपडेट और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, आज ज्ञानवापी विवाद केस में अहम सुनवाई होनी है। कौन से मामले पर फिलहाल आज सुनवाई है? बिल्कुल आपको बता दें मुस्कान की ज्ञानवापी मामले पर आज कहीं ना कहीं बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आज एक अहम सुनवाई होनी है। आज केस की हियरिंग होनी है, जिसमें तमाम पहलुओं को, साथ ही साथ जो ASI की रिपोर्ट है उसके आधार पर आज कहीं ना कहीं कोर्ट अपना इस मामले पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगर बात करें तो ज्ञानवापी मामले के हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर मौजूद रहेंगे। साथ ही जो 4 वादिनी पूजा का अधिकार मांगी थी वो भी आज कोर्ट परिसर में मौजूद होंगी। अगर बात की जाए तो पूर्व में कहीं ना कहीं देखे तो जो तमाम परीक्षण हुए थे मंदिर के अंदर में, जो ASI की तरफ से खुदाई की गई थी, साथ ही साथ दीवारों की नक्काशियों की डिजाइन को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। और अगर बात करें तो ऐसे तमाम जो टेस्ट किए गए थे उसके आधार पर आज कोर्ट कहीं ना कहीं फैसला सुना सकता है। साथ ही साथ पुराने किताबों में जो, लेकिन देखिए विभांशु, इस फैसले को सुनाया जाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हम अगर बीते दिनों की सुनवाई पर गौर करें तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हर एक याचिका पर आपत्ति दाखिल कर दी जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए
तो आज कोर्ट के अंदर में जो भी सुनवाई होगी या इस मामले को लेकर माननीय जज का जो भी इस पे रुख रहेगा, उसके बाद निश्चित तौर से मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष जिनके भी पक्ष में फैसले आते हैं या जो कोर्ट आधार बनाकर आज इस मामले पर अपना रुख अपनाता है, अगर किसी भी पक्ष को इसमें कहीं ना कहीं अगर सहमत नहीं होंगे तो उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा रास्ता होगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो भाई 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं, 5 सदस्यीय संविधान पीठ आज मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से मामले की सुनवाई होनी है। 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और सभी पक्षकारों से 25 जुलाई तक जवाब भी मांगा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। उससे पहले सभी पक्षकारों से 25 जुलाई तक जवाब भी मांगा गया है। केंद्र के नए हलफनामे पर विचार नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र ने 370 हटने के बाद आए बदलावों की जानकारी भी दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र ने 370 हटने के बाद आए बदलावों की पूरी जानकारी भी दी है। तो तकरीबन 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगा। और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले की सुनवाई अगस्त से शुरू हो जाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिससे पहले सभी पक्षकारों को 25 जुलाई तक अपना जवाब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने देना होगा। केंद्र के नए हलफनामे पर विचार नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है। साथ ही कहा कि केंद्र ने 370 हटने के बाद आए सभी बदलावों की जानकारी भी साझा की है। तो 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं ऐसी थी जो दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई होगी और 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो आगरा के गोवर्धन बेकरी की बिल्डिंग हुई धाराशाही। गोवर्धन बेकरी की बिल्डिंग धाराशाही हो गई है। बिल्डिंग धाराशाही होने से 2 युवकों के घायल होने की भी खबर है। तो ये तस्वीरें आगरा की है जहां गोवर्धन बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाती है और बारिश की वजह से ये बिल्डिंग धाराशाही हुई है। पुलिस ने तत्काल राहत बचाव का काम भी शुरू किया, जिसमें फिलहाल 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है पुलिस की मदद से। आगरा के ताना शाहगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां बारिश की वजह से गोवर्धन बिल्डिंग धाराशाही हो गई है। गोवर्धन बेकरी की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई है। तेज बारिश की वजह से आगरा में ये बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग धाराशाही होने से 2 युवकों के घायल होने की खबर है और ये बिल्डिंग बीच बाजार में स्थित थी, जिसमें कई सामानों के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। तो सामानों के साथ ही फिलहाल 2 लोगों के घायल होने की भी खबर लगातार हमें मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे सहयोगी जीशान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जीशान, गोवर्धन बिल्डिंग पूरी तरीके से धाराशाही होकर गिर जाती है, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, थाना सागंज क्षेत्र के अंतर्गत गोवर्धन जो बेकरी है, जो एक बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर हालात में बनी हुई थी और कल दोपहर में वो बरसात होने के कारण धराशायी हो गई, उसमें जो मौजूद लोग थे कहीं ना कहीं कई लोग चोटिल भी हुए हैं, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग वहां पर रेस्क्यू किया और लोगों को बाहर निकालकर 2 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जी ठीक है, लेकिन जीशान देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि इस बिल्डिंग की हालत अगर जर्जर थी तो आखिर इस बिल्डिंग को पहले क्यों नहीं खाली कराया गया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आगरा नगर निगम की और आगरा पुलिस की लापरवाही रहती है, क्योंकि इस तरीके की शहर में अनेकों बिल्डिंगें हैं जो जर्जर हालत में है। जब हादसा हो जाता है तो जिला प्रशासन और नगर निगम अलर्ट हो जाता है, लेकिन हादसा होने के कुछ दिन बाद ही फिर वही
स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके बाद ये हादसे हो जाते हैं। फिलहाल की बात करें तो इस बिल्डिंग जो जर्जर बिल्डिंग है, इसमें कोई जनहानि का मामला नहीं आया है। इससे पहले भी आगरा में जर्जर बिल्डिंगें कई बार गिर चुकी हैं, जिससे कई परिवार उस बिल्डिंगों में डूब चुके हैं। जी ठीक है, धन्यवाद ईशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, लिवाना होटल को गिराने का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, लिवाना अग्निकांड के बाद ये होटल सुर्खियों में बना हुआ था और अब शासन ने एलडीए के आदेश को सही पाया है, यानी कि लिवाना बिल्डिंग को गिराने का रास्ता अब साफ हो चुका है। सचिव आवास ने लिवाना की अर्जी को खारिज कर दिया है। जी हां, बीते साल अग्निकांड की जो तस्वीरें सामने आई थी, लिवाना अग्निकांड की जो तस्वीरें आई थी, उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी। तो वहीं अब लिवाना होटल को गिराने का रास्ता भी साफ हो चुका है। मानकों के विपरीत इस होटल का निर्माण किया गया था और शासन ने एलडीए के आदेश को पूरी तरीके से सही पाया है। साथ ही सचिव आवास ने लिवाना की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है। लिवाना होटल में आग से 4 लोगों की मौत भी हो गई थी, साथ ही कई लोगों की घायल होने की भी खबर थी। तो लिवाना होटल को गिराने का रास्ता साफ हो गया है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, शासन ने लिवाना होटल के मामले में एलडीए के आदेश को पूरी तरीके से सही पाया है और अब लिवाना होटल को जमींदोज करने का रास्ता भी साफ हो चुका है। कलीम, देखिए, जिस तरीके से 5 सितंबर 2022 को लिवाना कांड हुआ था, क्योंकि लिवाना कांड में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था उसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। चारों ही कपल इसमें जो है कपलों की मौत हुई थी। इस मामले में फिलहाल जिस तरीके से एलडीए सवालों के घेरे में आया था, अग्निशमन सवालों के घेरे में आया, इस मामले में कार्रवाई करते हुए जो दर्शाया था उसमें ये कहा था कि जिस तरीके से ये लिवाना होटल बना है, ये पूरी तरीके से नक्शे से विपरीत है और ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, ना कि कमर्शियल एरिया। फिलहाल उस कमर्शियल एरिया में पूरी तरीके से ये जो लिवाना होटल चल रहा था, उस होटल को कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी तरीके से धड़ल्ले से चल रहा था। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से अग्निशमन की बात की जाए तो अग्निशमन ने भी अपनी नोटिस जारी की थी। उसके बाद इसमें मामले में कई लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई थी और लिवाना कांड के बाद लिवाना के जो ऑनर हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल इस मामले को लेकर के जिस तरीके से एलडीए ने लिवाना को सील करते हुए उसको गिराने की कार्रवाई जो शुरू की थी, उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया था। फिलहाल कोर्ट में जिस तरीके से मामला विचाराधीन था, लेकिन अब एलडीए का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है, जिसके बाद ये जरूर कहा जा रहा है कि लिवाना जो होटल है उसको अब गिराया जाएगा। लेकिन देखिए कलीम, लिवाना होटल तो गिरा दिया जाएगा, लेकिन बाकी बिल्डिंग्स का क्या, जिनको बिना मानकों को पास कराए हुए बनाया गया है, या फिर यूं कहे कि जो मानकों के विपरीत बनी है, उन बिल्डिंग्स पर आखिर कार्रवाई कब होगी? देखिए, जिस तरीके से जो अदर बिल्डिंगों की बात की जाए, जो बिल्डिंगें हैं वो भी लगातार अवैध जिस तरीके से हैं, बहुमंजिला इमारतें जो हैं वो भी अवैध तरीके से हैं। लेकिन जो एलडीए है वो एलडीए लगातार इसमें जो कार्रवाई कर रहा था, लेकिन जो कार्रवाई है वो केवल खाना पूर्ति नजर आई। क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि एलडीए के पास जिस तरीके से भ्रष्टाचारी की जो बात की जाए, क्योंकि एलडीए में लगातार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं, क्योंकि कई ऐसे होटल हैं जिनको जो है एलडीए ने सील किया है। फिर चाहे वो नाका की बात की जाए या फिर चारबाग की, क्योंकि चारबाग में भी जो होटल है उसमें जो अग्निकांड हुआ था उसके बाद उसको गिराने की बात कही गई थी, लेकिन वो आज तक पूरी तरीके से चल रहा है, जबकि उसको सील किया गया था। इन सभी तस्वीरों से साफ कहा जा सकता है कि एलडीए की जो मिली भगत है या फिर जो वहां के जो अधिकारी हैं उनकी जो मिली भगत है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। क्योंकि जब कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे के बाद इसका संज्ञान लिया जाता है और कार्रवाई करने की बात कही जाती है। बिल्कुल, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, माफिया अतीक के बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। करोड़ों की जमीन कब्जा, 50 लाख गुंडा टैक्स मांगने सहित कई मामलों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कारोबारी दानिश शकील की तहरीर पर पुलिस ने ये रिपोर्ट दर्ज की है। तो माफिया अतीक के बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, माफिया अतीक के बेटे पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। किन किन मामलों में ये मुकदमा दर्ज और आखिर किसने ये मामला दर्ज कराया है? देखिए, जाहिर सी बात है मुस्कान जी, क्योंकि जो अतीक का बेटा है वो उसकी भी लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद से जो है
जो बात की जाए, अतीक का बेटा जो है वो जेल में बंद था, अली अहमद, क्योंकि अली अहमद की भी लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उसके ऊपर अब ये एक नया मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी एक मामला कारोबारी के द्वारा दर्ज कराया गया था। लेकिन अब जो मामला दर्ज हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो एक वहां का बिल्डर है दानिश शकील, उसकी तहरीर पर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें कहा जा रहा है कि उसकी करोड़ों की जो जमीन है उसको कब्जाना और उस कब्जेदारी को लेकर के जब उसके द्वारा आवाज उठाई जा रही है तो उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ जो गुंडा टैक्स की बात की जाए, क्योंकि 50 लाख गुंडा टैक्स की फीस मांग की जा रही है, इसके साथ जो उसके घर की महिलाएं हैं, महिलाओं को भी प्रताड़ित करने का जो मामला सामने आया। फिलहाल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो पुलिस है उसने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जेल के अंदर से अभी तक कहा जाता था कि माफिया जो ब्रदर्स हैं अतीक और अशरफ, ये जेल से बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे थे, लेकिन ये जो मुकदमा सामने आया है, इस मुकदमे को लेकर के ये जरूर कहा जा रहा है कि जो अली है, अली भी अपना नेटवर्क पूरी तरीके से जेल से संचालित करा। तो इस मामले में कहीं ना कहीं ये भी जरूर देखा जाएगा कि आखिर जेल में अली से मिलने कौन कौन पहुंचा है, उसकी भी तफ्तीश की जाएगी और आखिर बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद कलीम इस खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।